हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका एग्जाम बडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। हमारे बैचेज एप्लीकेशंस पे चल रहे हैं जिसमें मैं 5 सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा बस मैं बता दूं कि ये बैचेज जो हैं 999 रुपीज़ के बैचेज हैं। इसमें 2 बैचेज हैं आपके। एक हमारा नाम से है सितंबर कॉम्बो बैच, सितंबर 999 का बैच है, और एक है हमारा अक्टूबर 999 का बैच है। ठीक है, इसमें आपको 999 रुपीज़ दे के आपको ये बैच मिल रहा है। इसमें मैं कवर कर रहा हूं हिस्ट्री, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, और इस बैच में मैं कवर कर रहा हूं ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बैच जो हमारा है एप्लीकेशन पे लाइव चल रहा है। बाइलिंगुअल बैच है ये, मतलब कि दोनों भाषाओं में ये बैच है, हिंदी और इंग्लिश भाषा में ये बैच है। जैसे मैं नॉर्मली यूट्यूब में पढ़ाता हूं, आप सब जानते हैं ये बाइलिंगुअल बैच है। ये बैच स्टार्ट हो गया है। अब आप सोचेंगे कि इस बैच में क्या करना है। देखिए, इस बैच की आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही हैं डेली, जो कि चल रही हैं। लाइव क्लासेस आपको इसकी मिल रही हैं, प्लस इसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी एप्लीकेशन पे पड़ी रहती हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी एप्लीकेशन में पड़ी रहती है, मतलब कि हर लाइव क्लास बाद में रिकॉर्डेड क्लास हो सकती है, तो आप आराम से इसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, समय निकाल के आराम से अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, प्लस लाइव क्लास का भी आप आनंद या लुफ्त कहिए एक तरीके से उठा सकते हैं। उसमें हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ आपकी क्वेरीज होंगी तो वो भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं। ये बैचेस जो हैं आपके हमारी एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन के बारे में आपको लिंक मिल जाएगी कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। एग्जाम बडी एप्लीकेशन से पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप वहीं से जाके सीधे पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे, इस नंबर पे भेज देंगे 7310055714। और अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तब भी आप व्हाट्सएप करके हमको मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, अक्टूबर में एक और बैच चल रहा है। इन्हीं सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। इसमें हम लोग जो है 1699 का ये बैच है, प्लस जीएसटी। देखिए, सब में जीएसटी जुड़ा हुआ है, इसमें भी प्लस जीएसटी है, मतलब इसके अलावा आपको जीएसटी थोड़ा सा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, तो ये जो बैच है आपका, जो कि 2000 रुपये का पड़ेगा लगभग आपको, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं? तो इसमें कवर हो रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो ये 5 सब्जेक्ट इसमें आपको मिल रहा है। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे दी है, जिसमें हम लोग ने एक वीडियोस और बना रखी है यूट्यूब पे, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज का जो सेशन होने वाला है, आज आप लोग को 2 वीडियोस मिलने वाली हैं बैक टू बैक। पहले आपको मिलेगी वीडियो एनवायरनमेंट की पहली क्लास, और कल आपको मिलेगी एनवायरनमेंट की दूसरी क्लास की वीडियो। ठीक है, या हो सकता है शाम तक भी आपको एनवायरनमेंट की हमारी डेमो दूसरी क्लास मिल जाए। ये एप्लीकेशन में क्लासेस हो रही हैं, यूट्यूब पे क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको परचेज करिए। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम लोग यूट्यूब में कुछ एक करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास लेने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है, तो बहुत जल्द आपसे वहाँ मिलेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका एग्जाम बडी एप्लीकेशन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने स्टार्ट करा था एनवायरनमेंट में, तो ग्लोबल वार्मिंग ही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और क्लाइमेट चेंज इनफैक्ट हम लोग ने स्टार्ट करा था, और उसका एक पार्ट है ग्लोबल वार्मिंग, जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, आपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अलग अलग जगह से पढ़ा होगा। इनफैक्ट आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बहुत सारे टीचर्स के आपको वीडियोस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अलग अलग सोर्सेज पे, एप्लीकेशंस पे मिल जाएंगे। और वहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मली जो लेक्चर्स वो लोग कंप्लीट करते हैं वो 30 लेक्चर्स मैक्सिमम होता है, 30 से 32 लेक्चर मैक्सिमम। नॉर्मली 15, 16, 17 लेक्चर्स में एनवायरनमेंट कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एनवायरनमेंट जो है वो करंट बेस्ड है और एनवायरनमेंट में उतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी जो क्लास होगी एनवायरनमेंट की, उसमें हम लोग 37 चैप्टर्स पढ़ेंगे, याद रखिएगा, एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एप्लीकेशन में पेमेंट करी है, जो कि बहुत रीजनेबल है, लेकिन तब भी आप यहाँ पर जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो 37 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और लगभग हर चैप्टर जो आपका है ये मोस्टली 2 दिन लेगा, जब मैं 2 घंटे की क्लास लूँगा तो। ठीक है,
तो 37 चैप्टर्स 2 दिन, लगभग आपके 70-72 दिन जो है, ठीक है, आपके इसमें 75 डेज हमको ये कवर करने में लगेगा। ठीक है, जब हम लोग 75 डेज इसको कवर करेंगे, और ऑब्वियसली अब हम लोग संडेज़ को भी इसमें कोशिश करेंगे कवर करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लगभग हमको 2.5 से 3 मंथ्स लगेगा इसको कंप्लीट करने में आज से, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि मेन स्टार्ट हो रहा है ये। और जब हम लोग इसको इतना कवर करेंगे तो ये जाके आप ये मान सकते हैं कि जनवरी एंड में ये कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, जैन एंड में कंप्लीट होगा। अब मोस्टली आपके पेपर जो होंगे वो कब होंगे? जून में होते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस देख लें यूपी का, चाहे यूपीएससी। मैं मेरा फोकस यूपीएससी, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आप देखते हैं मई एंड या जून में आपका यूपीएससी का नॉर्मली हर साल पेपर हो जाता है। इसमें हम लोग जो है आपके पास मतलब पूरा फेब, मार्च, अप्रैल और ऑलमोस्ट मई, ये आपके पास पूरे 4 महीने रहेंगे कि आप इसको करंट से, जो आपका 1 साल का करंट है लगभग अक्टूबर से लेके जून मई तक जो आपका होगा, या अप्रैल एंड तक जो आपका करंट होगा, उसको आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आराम से आप इसको कर पाएंगे। ठीक, इकॉनमी अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है, उसका रीज़न है, इकॉनमी भी स्टार्ट कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि फेब में आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आता है, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं आपके, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका वो यूपीएससी हो, राइट। तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं, वहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें परेशानी नहीं होगी, दिसंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा फेब 15 तक पूरा इकॉनमी कंप्लीट हो जाएगा। जब फेब 15 तक हमारा इकॉनमी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट को लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बजट चैप्टर उसी टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब होगा क्या आपके पास? तब होगा आपके पास ये कि आपके पास पूरा मार्च रहेगा, अप्रैल रहेगा, ठीक है, और पूरा लगभग मई रहेगा, जिसमें आप इकोनॉमी के भी करंट अफेयर्स को पूरा आराम से समझ लेंगे 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने में आप इकोनॉमी करंट अफेयर्स को समझ लेंगे, बहुत आराम से आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। रही बात हमारे हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। ठीक है, तो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है आपका, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, डेली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पे क्लासेस की मिलेंगी, और ये जो लंबे जो 2 पोर्शन हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, ये भी फेब एंड तक आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ, जिन्होंने कॉम्बो पैक लिया है, जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं अलग अलग, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। कुछ लोग ने ज्योग्राफी वाला पैक नहीं लिया है, इकॉनमी ज्योग्राफी वाला, तो फेब एंड तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। रही बात आपकी पॉलिटी की, ठीक है, तो पॉलिटी क्या है कि पॉलिटी मैं आप लोग के बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में एक्स्ट्रा लेक्चर्स में आपके अपलोड करूँगा, तो संडेज़ को आके रिकॉर्ड करूँगा, और वो हो सकता है लाइव आपको ना मिले, लाइव मिलेगा भी अगर जिस दिन में मैं आपको सूटेबल अगर टाइम होगा, बहुत रात का टाइम नहीं होगा जिसमें मैं रिकॉर्ड कराऊँ, क्योंकि समय नहीं रहता है। तो अगर हो सकता है मैं अगर 11 बजे रिकॉर्ड कराऊँ तो मैं लाइव नहीं लूँगा आपका सेशन, क्योंकि इतना रात पॉसिबल नहीं है इतना आपका लेक्चर देना। तो कुछ आपके लेक्चर उस समय ये रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, लेकिन उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिकॉर्डेड सेशन में दूंगा, उस सेशन के लिए एक डाउट सेशन ज़रूर रखूंगा। जैसे अगर सपोज मैंने पार्लियामेंट पढ़ाया, एक बड़ा चैप्टर है पार्लियामेंट, या आप ऐसे कह सकते हैं यूनियन लेजिस्लेचर अगर मैंने पढ़ाया, तो यूनियन लेजिस्लेचर खुद में एक बड़ा चैप्टर है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैं पहले करता हूँ नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली पहले इन द सेंस कि मैं सबसे पहले उसी को देखता हूँ, और फिर उसके बाद मैं स्टेट लेजिस्लेचर देखता हूँ पॉलिटी में। तो यूनियन लेजिस्लेचर में जो आपका पार्ट होगा, यूनियन लेजिस्लेचर का जो एक पूरा सेशन होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर का जो सेशन होगा, तो मैं लेजिस्लेचर पे एक डाउट सेशन रखूंगा, जो लगभग आपका 1 से 1.5 घंटे का डाउट सेशन होगा। ठीक है, और डाउट सेशन के साथ अगर आप चाहेंगे तो उसमें हम लोग टेस्ट भी रख देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको, अगर इसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसमें आपको लेजिस्लेचर के लिए टेस्ट चाहिए साथ में डाउट सेशन के, तो वो भी रख सकते हैं। तो पहले हम लोग आपका डाउट ले लेंगे, और फिर रिमेनिंग टाइम में हम लोग जितने भी सेशंस होंगे, और ये जो डाउट सेशन है कोशिश करेंगे हम लोग जूम में लें, और टेस्ट का जो सेशन है वो हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं, डिस्कशन वैसे करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक करके चलेंगे।
क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी हेवायर हो गई हैं इस बीच, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। हिस्ट्री हम लोग वैदिक सभ्यता में है। ज्योग्राफी हम लोग जो है, हम लोग ने लैटिट्यूड आपका स्टार्ट करा है, अब लॉन्गिट्यूड हम लोग को उसमें करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज एनवायरमेंट इकोलॉजी में अभी बता दी हैं। तो आपका जो डाउट है, जितने लोग का भी डाउट है, मैं आपको बता दूं कि आपका जो कोर्स है, ये कोर्स फेब एंड तक सबका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 5 टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ये पांचों टॉपिक आपके जो हैं, ये आपके पांचों टॉपिक फेब एंड तक कंप्लीट होंगे। मैं पहले से बता दूंगा कब कंप्लीट होंगे, फेब एंड तक। तो बार बार आप मैसेज करके ये ना पूछिएगा कि सर कब कंप्लीट होगा, क्या सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि मैं कंजूसी से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक बार पढ़ाऊंगा और आपको भी एक बार पढ़ना है, बार बार नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, नहीं नॉर्मली आप देखेंगे, आप देख लीजिए, बहुत सारी कोचिंग्स हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी इलाहाबाद की कोचिंग्स हैं, उनके आप एप्लीकेशन पे जाइए और देखिए। मैंने अभी एक कोर्स एक कोचिंग ने लॉन्च करा है, मैं बताऊंगा नहीं, हिंदी माध्यम वालों के लिए। इलाहाबाद की कोचिंग है, उनके लखनऊ में भी ब्रांच है, दिल्ली में भी उनकी ब्रांच है, और 3 जगह पे ब्रांच है। उन्होंने 7,500 प्लस GST 8,000 समथिंग उनका कोर्स पढ़ रहा है। ये मैं लाइव यूट्यूब पे नहीं बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन पे ये चीज़ बात कर रहा हूँ। और इतनी बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा आपको समझना। ठीक है, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च करा है यूपी PCS प्री के लिए, 2022 के लिए, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और इलाहाबाद की वो कोचिंग है, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है। और उन्होंने ये हिंदी माध्यम के छात्र के लिए जो कोर्स करा है, उसमें 15 दिन में वो इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। सॉरी 20 दिन में वो, हाँ 15 दिन में वो इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, 20 दिन में वो वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इससे बड़े लेक्चर्स में मैंने जो है यूट्यूब में पढ़ा रखा है ज्योग्राफी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप समझिए कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। पॉलिटी के जो हैं लेक्चर्स, पॉलिटी में 30 लेक्चर में 30 लेक्चर्स में वो पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे। आप समझ रहे हैं, 2 घंटे की भी क्लास अगर हुई तो 60 आवर्स में पॉलिटी कंप्लीट कर देना। अपने में एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ लगती है मुझको, लेकिन ठीक है, उनको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ कर रहे हैं वो। हम यहाँ पर जो चीज़ कर रहे हैं वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ये मेंस ओरिएंटेड है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप लोगों के मैं कमेंट देख लेता हूँ, अगर किसी ने कुछ कमेंट करा है तो। अगर कुछ चीज़ किसी ने करी है, कमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, या तो आपका कमेंट नज़र नहीं आ रहा मुझे अभी फ़िलहाल। एनीवेज, चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन में आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग की। वैश्विक ऊष्मन की। ठीक है भाई, तो ग्लोबल वार्मिंग के हम लोग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब हम बात करते हैं किसकी, जलवायु परिवर्तन की या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो वास्तव में होता क्या है। कई लोगों ने पूछा सर क्लाइमेट चेंज हम लोग स्टार्ट कर दिया, होता क्या है क्लाइमेट चेंज, एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। आपने कहा क्लाइमेट चेंज होता है, तो हम क्या समझे, मतलब क्या क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। तो देखो भाई, क्लाइमेट में चेंज होने का मतलब क्या है कि तापमान में बदलाव, तापमान में परिवर्तन, जो नॉर्मल तापमान है उसमें परिवर्तन होना। कि अगर आप सोचिए किसी जगह पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड जून के महीने में अगर टेम्परेचर रहना चाहिए, वहाँ पर 13 डिग्री सेंटीग्रेड या 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तापमान में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। दूसरी चीज़, किसी जगह पे डेजर्ट है, वहाँ पर बारिश होने लग जाए, या किसी जगह जहाँ बारिश होती है वहाँ पर बारिश की मात्रा कम हो जाए, या डेजर्ट जैसी चीज़ें होने लगे, इसको बोलते हैं क्या, क्लाइमेट चेंज। मतलब कि जलवायु में पूरा परिवर्तन होना। ठीक है, तो हमारे क्लाइमेटिक जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें बदलाव को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज जो है ना, लगभग 100 साल, 50 से 100 साल के बीच में हुए परिवर्तन को हम देखते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स में जो चेंजेस हुए हैं, वी नोटिस दैट। ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देख के हम इसमें चीज़ें करते हैं।
अब आती है बात कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से पहले, इसमें एंटर करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी और तब हमें समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है इसमें, वो आपका पहला टॉपिक है, इसमें लिखिएगा चैप्टर में पहला टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, हरित गृह प्रभाव। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ये समझना जरूरी है कि नहीं? तो आइए ग्रीन हाउस समझ लेते हैं भाई क्या होता है। तो ग्रीन हाउस समझने के लिए पहले एक तो हम क्या करते हैं, घर बना लेते हैं। ठीक है, ये जो घर है ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ कहां पर? ठंडे प्रदेशों में स्टार्ट हुआ। ये रशिया ने स्टार्ट करा। रशिया ने ये एक घर जो बनाया, ये कांच का एक बंद घर बनाया। ठीक है, ये जो घर बनाया ये किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। याद रखिएगा, कांच का बना घर है ये ग्लास का बना घर है। फिर से मैं बता रहा हूं, किसका बना घर है ये? कांच का या ग्लास का बना घर है। ठीक है, और ये स्टार्ट कहां पर हुआ? तो ये स्टार्ट करा बेसिकली ठंडे प्रदेश के देशों ने, खासकर रशिया ने, रूस जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसने स्टार्ट करा। उसने एक घर बनाया कांच का। अब आप बोलेंगे सर ये ग्लास का जो ग्लास हाउस बनाया, ये क्यों बनाया? ठंडी जगहों पे उपयुक्त तापमान ना होने की वजह से आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो ग्रीनरी होती है, वो नहीं हो पाती है। मतलब कहने का है कि जो पेड़ पौधे हैं, अगर उनको प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले, उपयुक्त तापमान ना मिले, तो आप बताइए मुझे, क्या कहीं पर भी जहाँ पर उपयुक्त तापमान नहीं, ठंडे जगह पे आप कोई भी पेड़ उगा देंगे? नहीं, आप कहेंगे नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के लोगों को रहना है, उनको सब्जी नहीं मिल रही, उनको सब्जी इंपोर्ट करानी पड़ रही है, बाहर से मंगानी पड़ रही है, दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से मंगानी पड़ रही है, जिसके कारण उनको चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका जीवन जो है बड़ा कठिन होता है। तो रशिया ने क्या देखा? रशिया ने एक मोटे ग्लास का घर बनाया। ठीक है, और ये मोटे ग्लास का जो घर है, ये एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपसे सूर्य की रोशनी आती है, जो सन से निकलने वाली सोलर रेडिएशन आती है। कौन सी रेडिएशन? सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन यहाँ पर पहुँचती हैं, ये सोलर रेडिएशन यहाँ पर पहुँचती हैं। इन्हीं सोलर रेडिएशन को आप हिंदी में बेटा बोलते हैं क्या? इन्हीं सोलर रेडिएशन को आप हिंदी में बोलते हैं सौरिक विकिरण। इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? सौरिक विकिरण आप कहेंगे। ठीक है, तो ये सोलर रेडिएशन को आने देती है, बात समझिएगा। ठीक है, ये क्या कर रही है? यहां पर एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रही है। कांच कैसा है? ट्रांसपेरेंट बॉडी। आपके घर में भी लगा हुआ है। आपके शीशे से क्या होती है? रोशनी एंटर कर जाती है। आपने देखा होगा, जहां पर एंटर करती है उस क्षेत्र को गर्म कर देती है। सेम इसी तरीके से ये जो कांच है, जो ग्लास है, ये क्या करता है? ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक पारदर्शी निकाय की तरह काम करेगा बेटा। किसकी तरह? पारदर्शी निकाय की तरह काम करेगा। आप कहेंगे ठीक है सर, पारदर्शी निकाय की तरह काम कर रहा है। ये चीज आपने समझ ली। सन आ गया, सन रेज आ गई। जब यहां सन रेज आ गई तो हुआ क्या कि ये जो घर है पूरा, ये घर क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, अगर सन रेज एंटर करेगी तो यहां पर ये चीज वार्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी बेटा? गर्म हो जाएगी। आप कहेंगे यस सर, यहां गर्म हो जाएगा। और अगर गर्म हो जाती है कोई भी चीज गर्म हो जाती है तो उससे रेडिएशन निकलती है। ठीक है, उससे क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। याद रखिएगा, जितनी भी गर्म चीज होती है, चाहे वो सन हो, चाहे वो आपकी छत हो, या आपका तवा जिस पे आप रोटी बनाते वो, कोई भी, या आपका कंप्यूटर हो, जितनी भी चीज होती हैं उससे आपको क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। जितनी गर्म चीज होती है, जितनी वार्म चीज़ होती है, हॉट बॉडीज़ होती हैं, उनसे रेडिएशन निकलती है, विकिरण निकलती है। और ये विकिरण आपका जो है किसी तरह निकलती हैं? ये विकिरण आपकी तरंगों के रूप में निकलती हैं, वेव्स के फॉर्म में निकलती हैं। ठीक है, अब ये जो वेव्स आ रही हैं आपकी, ये वेव्स यहाँ पहुँचती हैं। इस घर को क्या करती है? गर्म करती हैं। तो घर भी गर्म हो गया।
अब ऑब्वियस सी बात है, अगर घर गर्म हो गया तो यहां से भी रेडिएशन निकलेंगी। तो यहां से भी आपको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, यहां से भी जो है रेडिएशन निकलने लगती है बेटा, यहां से भी क्या होता है, रेडिएशन निकलने लगती है। ठीक है, इस घर से भी रेडिएशन निकलने लगती है। लेकिन ये घर गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी सूर्य की रोशनी पड़ी, गर्म हुआ, यहाँ से रेडिएशन निकली। इस रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस रेडिएशन को आप, क्योंकि ये घर से निकल रहा है, इन रेडिएशन को हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। इनको हम कैसी रेडिएशन बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये कैसा विकिरण हो गया, ये इंफ्रारेड विकिरण हो गया। ठीक है, ये इंफ्रारेड विकिरण हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये जो कांच का घर है ये इनके साथ भेदभाव कर दे रहा है भाई। ठीक है, इनको जाने नहीं दे रहा है, ये इनके लिए जो है ओपेक बॉडी की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, ओपेक बॉडी की तरह काम कर रहा है। मतलब कि यहां पर ये अपारदर्शी निकाय की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये अपारदर्शी निकाय की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर आप कहेंगे सर ये कैसा काम कर रहा है, अपारदर्शी निकाय की तरह। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंफ्रारेड है, जिनको ये जाने नहीं दे रहा है, उनको ये क्या कर रहा है, उनको ये वापस रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ये उनको क्या कर रहा है, वापस रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, ये क्या हो जा रही हैं, रिफ्लेक्ट, मतलब कि परावर्तित हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं, परावर्तित हो जा रही हैं। इनको रिफ्लेक्ट वापस कर दे रहा है। इनको रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ये घर बना हुआ है, किससे, कांच से बना हुआ है। कांच मतलब होता है बंद कांच से बना हुआ है, कहीं से खुला नहीं है। अब कहीं से खुला ना होने के कारण क्या होता है, यहां की जो हीट है ना, ये हीट कन्वेक्शन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से निकल नहीं पाती है। नहीं तो हमारी पृथ्वी सतह आपकी गर्म होती है, कन्वेक्शन के माध्यम से पृथ्वी से आपकी जो हीट है ऊपर उठ सकती है। यहां पर संवहन के माध्यम से ऊपर कोई चीज निकल नहीं पाती, क्योंकि कांच का घर बंद है। अब क्योंकि ये बंद है और इंफ्रारेड वेव के लिए घर कैसा काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ओपेक बॉडी की तरह काम कर रहा है। कैसे बात काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये ओपेक अपारदर्शी निकाय की तरह काम कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपकी बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये कैसे निकाय से निकल रही है, तो आप कहेंगे सर ये वार्म बॉडी से निकल रही है। और अगर ये वार्म बॉडी से निकल रही है तो बताओ ये भी वार्म होंगी। और अगर कोई गर्म चीज निकल ना पाए तो क्या हो जाएगा, वो जगह गर्म हो जाएगी। ठीक है, और गर्म होने के कारण यहां पर उपयुक्त तापमान मिल जाता है। क्या मिल जाता है, उपयुक्त तापमान मिल जाता है, जिसकी वजह से यहां पर आपको क्या है, यहां पर आपको वेजिटेशन, ठीक है, यहां पर आपको वेजिटेशन मिल जाता है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे नजर आ जाएंगे, आपके पेड़ पौधे नजर आ जाएंगे आपको। और ये पेड़ पौधे जो होते हैं नॉर्मली किस कलर के होते हैं, तो आप बोलेंगे ग्रीन कलर के। तो दूर से जब इन घरों को देखते हैं, तो ये घर हमको कैसे नजर आते हैं, ये घर हमको नजर आते हैं ग्रीन कलर के। और इसीलिए इस घर को हम क्या बोल देते हैं, इस घर को हम बोल देते हैं ग्रीन हाउस। इस घर को हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस बोल देते हैं, हरित गृह। इस घर को हम क्या बोल देते हैं, हरित गृह या ग्रीन हाउस बोल देते हैं। समझ में आया आपको ग्रीन हाउस क्या होता है, ये होता है ग्रीन हाउस। ठीक है, दूसरी चीज, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस का प्रभाव, इसका प्रभाव यह है कि यह सौरिक विकिरण को आने दे रहा है, और इंफ्रारेड रेडिएशन को जाने नहीं दे रहा है, जिसके कारण यहां पर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, जिसके कारण यहां तापमान बढ़ जा रहा है, और उसके कारण यहां पर आपका क्या हो रहा है, पेड़ पौधे उग जा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज को हम क्या बोलते हैं, हरित गृह बोलते हैं। इस घर को हरित गृह बोलते हैं, और इसके प्रभाव, ये जो प्रभाव है इसको हम क्या बोलते हैं, हरित गृह, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई सबको, इतनी बात सबको समझ में आई। कमेंट नहीं दिख रहा है, रुकिए मैं एक मिनट देख लूं, आप लोग कमेंट मुझे शायद दिख रहा है। अच्छा ठीक है, प्राची यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल जस्ट मैसेज यू माई नंबर। आप ये नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बिकॉज नॉर्मली आई एम इन क्लासेस। ठीक है, ये मैंने नंबर आपको अपने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, हिमांशु थापा के नाम से आपको कमेंट आ गया होगा, राइट।
तो आप लोग भाई, आप लोग जितने बच्चे हैं सबको समझ में आ रही हैं? नंदनी सहाय, खुशबू सहाय, अपूर्व मिश्रा और रवि चौधरी, आई होप आप सबको समझ में चीज़ें आ रही हैं। जितने लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। क्लियर, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। व्हाट इज ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस में क्या है? जो हमारी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, जो हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इनके लिए ग्लास कैसा काम कर रहा है? ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, जो हमारे इंफ्रारेड विकिरण है, इनको जाने नहीं दे रहा है, उनके लिए ओपेक बॉडी की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। ठीक है, इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? इस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आप नोटिस करिए, आप नोटिस करिए कि ये चीज आपने कहां देखी होगी। समर्स में खासकर आप देखते हैं, गर्मियों में जब आप अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हैं, कार में आप जब एंटर करते हैं तो कार का दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हीट उबल रही थी कार और हीट एकदम से निकलती है बाहर। वो हुआ क्या? सेम यही चीज़, कांच लगा हुआ है आपकी कार में। ठीक है, आपकी कार में क्या लगे हुए हैं? ग्लासेस लगे हुए हैं, आपकी कार बंद है। ठीक, होता क्या है ग्लासेस में? ध्यान समझो, कार में क्या हो रहा है तुम्हारी? सब लोग कार यूज करते हैं। कार में हो ये रहा है कि सौरिक विकिरण आपके आ रही है, ये सोलर रेडिएशन आ रही है। सोलर रेडिएशन आके आपकी कार को गर्म करिए। अब ऑब्वियस ही बात है, जो भी गर्म चीज होगी उससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेंगी। इंफ्रारेड रेडिएशंस आपकी निकलती हैं। ठीक है, और इसके इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर रहा है? वो इस इंफ्रारेड रेडिएशन को कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, और उसकी वजह से हीट बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से क्या होता रहा है? हीट बढ़ती जा रही है। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? इस प्रभाव को आप ग्लास इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? ग्लास इफेक्ट। सोलर कुकर में यही कॉन्सेप्ट तो यूज करते हैं हम लोग। सोलर कुकर में यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम। इसको हम ग्लास इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ग्लास इफेक्ट। तो आप यहां पर ये चीज लिख लीजिएगा नोट करके, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्लास इफेक्ट। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव कांच प्रभाव भी कहलाता है। कांच प्रभाव भी कहलाता है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट में आप ये लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, सोलर कुकर। जो आपका सोलर कुकर है वो लिख सकते हो उदाहरण में, और अपना लिख सकते हो आप कार का गर्म होना। कार का गर्म होना। ठीक है, क्लियर है बात? आई होप सबके बात समझ में आ रही होगी। कमेंट करके भाई जल्दी से बता दो, ताकि ऐसा लगे कि हम लोग लाइव क्लास में बैठे हुए हैं। कमेंट करके बता दिया करो। बताओ सब लोग कमेंट करके जल्दी से। आई कैन नॉट सी कमेंट। यस कर तो बता दो। ये मुझे दिख नहीं रहा है टेक्निकल टीम की, सभी में नहीं दिख रहा है कि है ऐसा? अच्छा, आप दिख रहा है, ठीक है, आ रहा है। ठीक है, गुड। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। आई होप आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में भाई डाउट पूछते रहो। अगर कहीं भी कुछ फंस रहे हो ना, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि डाउट ना आए, लेकिन कहीं भी अगर कुछ डाउट फंसे तो पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें आप इसको क्लासरूम एनवायरनमेंट की तरह समझिए। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, दूसरी हेडिंग आप डालिए इसी में, इसी का सब हेडिंग है ये। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का ही ये पहला का सब हेडिंग है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसी का सब हेडिंग है। तो पहला हमारा था ये, अगर हेडिंग 1 थी, ये हमारी 1 है अगर हेडिंग थी, ठीक है,
तो ये है आपकी 1.1, ठीक है। 1.1 में आप यहां पर समझ लीजिए कि प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव का महत्व। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे और एक सेपरेट आप लोग ने एनवायरनमेंट की कॉपी बना के रखी होगी। देखिए, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव की, ठीक है, तो प्राकृतिक जब हम बात करते हैं तो प्राकृतिक ये क्या है, सदियों से ये चला आ रहा है, सदियों से, लाखों सालों से ये प्राकृतिक प्रभाव हमारे वायुमंडल में चला आ रहा है, ठीक है। अगर हम अपने वायुमंडल के बारे में बात करेंगे, अगर हम अपने वायुमंडल के बारे में बात करेंगे तो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखेंगे, प्राकृतिक रूप से हमारे वायुमंडल में दो मुख्य प्राकृतिक आपके स्रोत हैं जो कि हरित गृह प्रभाव करते हैं, ठीक है। इनमें से एक तो है वायुमंडल में स्थित प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव वाले स्रोत, ठीक है। मतलब कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट सोर्सेज प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो भाई कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो दो सोर्सेज हैं। एक है आपका वाटर वेपर, जल बूंद, और दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दो हैं आपके, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सालों से हमारे वायुमंडल में मौजूद है और जलवाष्प भी हमारे वायुमंडल में बहुत सालों से मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, इसको जलवाष्प कर लेना, ठीक है, जलबूंद नहीं, जलवाष्प। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात, अगर हम लोग करते हैं वाटर वेपर की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, ये चीज़ आपको मालूम होगी कि सालों से है। और ये प्रक्रिया कर क्या रही है, ये बेसिकली दीज गैसेज, ये वाटर वेपर भी एक तरीके का गैस है, तो दे आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक एन इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है। ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं ये एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों गैसेस जो हैं, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कंबल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट जिसको आप बोलते हैं, उनकी तरह काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। इसको सेपरेटली, थोड़ा सा सेपरेटली समझ लो कि कर क्या रहे हैं। तो हम लोग अगर बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं अपने अर्थ के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करें, तो हमारी पृथ्वी पे, ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें अपने सरफेस के बारे में, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमारा इसमें हमारा सन भी है, ठीक है, और सन से आने वाली सौरिक विकिरण भी है। सन से क्या आ रही है, सौरिक विकिरण आ रही है। हर गर्म चीज से, मैंने बताया ना, हर गर्म चीज से, ये नोट भी कर लेना कहीं पर, हर गर्म चीज से विकिरण निकलती है, ठीक है। और क्योंकि ये सूर्य से आ रही है तो कैसी होगी, सौरिक विकिरण है, ठीक है। और सौरिक विकिरण जो है, सौरिक विकिरण याद करिएगा, सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में आती है, ठीक है।
और इनकी वेव्स बहुत छोटी होती हैं। लघु तरंग सौरिक विकिरण, ठीक है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्यों होती हैं? तो याद रखिएगा, जितनी ज्यादा गर्म होगी बॉडी उतनी छोटी वेवलेंथ होगी। सूर्य बहुत गर्म है, सन बहुत ज्यादा गर्म है, तो इससे जो तरंग निकल रही है वो कैसी होंगी? उनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होंगी। आप एक चीज सब लोग समझते होंगे, नहीं भी समझते तो समझ लीजिए, जब मैं ऐसे एक तरंग बनाता हूं, तो जब मैं तरंग दैर्घ्य की बात करता हूं, मतलब कि वेवलेंथ की बात करता हूं, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ, एक पूरी वेव, या यहां से लेके यहां तक एक पूरी वेव, या यहां से लेके यहां तक पूरी एक वेव, ये सब रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं? ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही हैं वेवलेंथ, ये हमारी तरंग दैर्घ्य कर रही हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी? कि जितनी गर्म बॉडी होगी, ठीक है, मतलब जहां से ये रेडिएशन निकल रही है वो बॉडी जितनी गर्म होगी, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें अपने सन के बारे में, अगर हमारे अपने सन के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां से जो वेवलेंथ हमारी निकल रही है, यहां से जो वेवलेंथ निकल रही है, ठीक, वो कैसी निकलेगी? बहुत छोटी, वो इस प्रकार की बहुत छोटी वेवलेंथ निकलेगी, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। सन का टेम्परेचर मान लीजिए 6000 डिग्री केल्विन है ना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, इससे भी ज़्यादा है कहीं, इससे भी कहीं ज़्यादा है, ठीक। तो वेरी हाई टेम्परेचर, हम ये कह सकते हैं वेरी हाई टेम्परेचर। तो यहां से वेव कैसे निकल रही है? लघु तरंग, वेरी हाई टेम्परेचर, वेव कैसे निकल रही? लघु तरंग, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर अगर हमारी पृथ्वी हम देख लें, अर्थ, पृथ्वी, तो पृथ्वी पे तापमान लेस टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह पे तापमान इतना थोड़ी ना होगा, कम होता है तापमान। तो पृथ्वी से जो गर्म होके तरंग निकलती हैं वो क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, ठीक है, बड़ी होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं दीर्घ तरंग, ठीक है, लॉन्ग वेव बोलते हैं इनको, लॉन्ग वेव। ये चीज आई होप आपके समझ में आ गई होगी। जितनी ज्यादा गर्म होगी बॉडी उतनी छोटी होगी, मतलब जहां से रेडिएशन निकल रही है और रेडिएशन की जो तरंग दैर्घ्य है, दोनों के बीच में व्युत्क्रम संबंध है, उल्टा संबंध है, रिवर्स रिलेशन है। किसके बीच में? जो टेम्परेचर है एमिटिंग बॉडी का, जहां से रेडिएशन निकल रही है, और रेडिएशन की वेवलेंथ में। जितनी गर्म बॉडी उतनी छोटी वेवलेंथ, जितनी ठंडी बॉडी, मतलब कंपैरेटिवली ठंडी बॉडी, उतनी बड़ी वेवलेंथ। रेडिएशन तो निकलेगी गर्म बॉडी से ही, लेकिन टेम्परेचर में अंतर होगा, रिलेटिव टेम्परेचर में अंतर होगा, ठीक है। तो यहां पे कैसी रेडिएशन है? शॉर्ट वेव रेडिएशन है। अब इन शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, इन शॉर्ट वेव रेडिएशंस के लिए क्या होता है कि जो हमारी अर्थ में वाटर वेपर है, अर्थ में हमारे वाटर वेपर है, ठीक है, और जो CO2 है, वाटर वेपर और जो CO2 है, उसकी एक परत बनी हुई है हमारे अर्थ पे। आप जानते हैं पृथ्वी के ऊपर एक ब्लैंकेट सा है, ये मतलब एक चादर सी बनी हुई है। और इसको हम ब्लैंकेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यही काम कर रहा है। ये कर क्या रहा है? ये सोलर रेडिएशन को आने दे रहा है, इसके लिए पारदर्शी निकाय की तरह काम कर रहा है, पारदर्शी निकाय की तरह, ठीक है। किसकी तरह बेटा? ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है, ये चीज समझ लो। आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी। ये किसकी तरह काम कर रहा है? तो ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह काम कर रही है, मतलब आने दे रहा है इसको। जब ये आने दे रहा है तो आने की वजह से हमारे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाएगा, यहां पर तापमान में वृद्धि होगी, टेम्परेचर विल इंक्रीज। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यहां से भी हमारी क्या होंगी? हमारी एक विकिरण निकलेगी, ठीक है, हमारे विकिरण निकलेंगी। ये जो विकिरण निकल रही हैं,
इन विकिरण को हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। क्योंकि पृथ्वी से निकल रही हैं इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पार्थिव, बिकॉज इट इज रेडिएटिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द अर्थ, दैट्स वाई इट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। That's why these radiations are known as what? These radiations are known as terrestrial radiations. We need to understand this fact as well, right? Because it is coming out from the earth, क्योंकि ये पृथ्वी से आ रही है, that's why it is known as terrestrial radiation. इसीलिए इनको हम पार्थिव विकिरण कह रहे हैं। और मैंने बताया कि पार्थिव विकिरण कैसी होंगी बेटा, तो आप लिख लीजिएगा लॉन्ग वेव होंगी, दीर्घ तरंग होगी। अब इन लॉन्ग वेव्स के लिए, लॉन्ग वेव्स जो होती हैं, इनमें से बहुत सारी लॉन्ग वेव्स कहाँ चली जाती हैं, बहुत सारी लॉन्ग वेव्स आपकी जो हैं स्पेस में चली जाती हैं, अंतरिक्ष में। ठीक है, बहुत सारी लॉन्ग वेव्स जो है कहाँ चली जा रही हैं, अंतरिक्ष में चली जाती हैं। लेकिन कुछ आपकी, कुछ क्या, आप ऐसा समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि अच्छी खासी तादाद में, यहां पर अच्छी खासी तादाद में ये जो आप देख रहे हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगर यहां पर नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली तो इस तरीके से ये अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर यहां पर जलवाष्प है, अगर यहां पर H2O वेपर या जलवाष्प जिसको बोलते हैं, अगर ये है तो ये क्या करेगा, इनको अवशोषित करेगा और अवशोषित करके, एब्जॉर्व करके इनको रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा हमारे निचले वायुमंडल में। और क्योंकि इन गैस का घनत्व, इन गैसों का घनत्व कहाँ ज़्यादा होता है, इन गैसेस का डेंसिटी हाई होती है हमारे लोअर एटमॉस्फेयर पे, इसलिए ये जो हीट है जो जा नहीं पा रही है, जो ट्रैप हो जा रही है, इसकी वजह से हमारी अर्थ क्या हो जाती है, अर्थ हमारी गर्म हो जाती है। इसकी वजह से हमारी अर्थ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये गर्म है, इस वजह से हमारी अर्थ कैसी हो जाएगी बेटा, गर्म हो जाएगी, ये वार्म हो जाएगी। मतलब हमारे अर्थ का लोअर टेम्परेचर जो है, लोअर एटमॉस्फेयर जो है, जो हमारे पृथ्वी का निचला वायुमंडल है, ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर गर्म हो जाएगा। और गर्मी ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे। याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको माइनस ना समझ लेना, तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहीं पर दूसरा पॉइंट, विदाउट अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, इस पॉइंट से पहले एक चीज और बता दें। अब मुझे आप बताइए, क्या CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कर रहा है, या वाटर वेपर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कर रहा है? हमने पहले देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या करा था, मैं इस चैप्टर को बहुत आराम से पहले समझा रहा हूं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हुआ था, सोलर रेडिएशन आई थी, यहां गर्म हुआ, ये गर्म रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन वापस नहीं जा पाई, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, सोलर रेडिएशन आई, लेकिन सोलर रेडिएशन जो पार्थिव विकिरण है वो जा नहीं पाई। तो क्या CO2 या वाटर वेपर, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जलवाष्प है, क्या ये ग्रीन हाउस की तरह, हरित गृह की तरह कार्य नहीं कर रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। और अगर ये हरित गृह की तरह कार्य कर रहा है तो इसको हम कौन सी गैस बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे, ठीक है। तो जो गैस हरित गृह की तरह कार्य करती हैं, मतलब कि सौरिक विकिरण को आने देती हैं और पार्थिव विकिरण को निकलने नहीं देती हैं, वो हरित गृह गैस कहलाती हैं। द गैसेज विच एक्ट्स
like a greenhouse, or the gas which has greenhouse effect, which means it allows the solar radiation but it does not allow the terrestrial radiation. This is what? This is known as greenhouse gas. ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं. ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर लिख लो, नोट कर लो कि जो गैस हरित ग्रह की तरह कार्य करती हैं, मतलब या ऐसे ही कर लो, जो हरित ग्रह की तरह कार्य करती हैं उन्हें हरित ग्रह गैस कहते हैं. ठीक है, द गैसेस या द गैस विच acts like a greenhouse or has a greenhouse effect is known as ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, बताओ, कमेंट करके बताओ, इतनी चीज समझ में आ रही सबके? कमेंट करके बताओ सब लोग, इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो. ये लिख लिया सबने, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो. क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदाउट ग्रीन हाउस गैस द average temperature of the earth would be -18 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, बिना हरित ग्रह गैस, मैं हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, बिना हरित ग्रह गैस के पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए क्या है कि कुछ किताबों में ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, कुछ किताबों में ये -17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो अन्य स्रोतों में, अदर सोर्सेज में ये ऐसे भी दिया हुआ है. ठीक है, जैसे आप अगर दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ेंगे तो दृष्टि आईएएस की बुक में -20 डिग्री दिया हुआ है. पीएमएस आईएएस की पढ़ेंगे तो उसमें -17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है. अब हमने ये -18, इनफैक्ट मैंने भी अपने एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में यूट्यूब में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ाया था, क्योंकि यही नॉर्मली सब मानते थे. ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो आया है डेटा, और नासा ने जो माना है, नासा ने, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नासा ने, अलग अलग बॉडीज ने अलग अलग माना है टेम्परेचर, है ना. आईपीसीसी ने अलग माना है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम आईपीसीसी बोलते हैं, उसने अलग माना है. नासा ने अलग माना है. NOAA, ठीक है, मतलब जो ओशियानिक एटमॉस्फेरिक रिसर्च करती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन ने -17 माना है. सबने अलग अलग माना है. लेकिन हमारे, अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें, तो एक स्टेट बोर्ड, क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ,
इसलिए जो यूपीपीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश का जो आयोग है, उसने 2019 के पेपर 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था और उसको -18 डिग्री सेंटीग्रेड माना है। ठीक है, उसको -18 डिग्री सेंटीग्रेड माना, और उन्होंने ऑप्शन में, खासकर बात यह है कि उन्होंने ऑप्शन में -20 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया हुआ था, और कई बच्चों ने -20 डिग्री सेंटीग्रेड लगाया, लेकिन उन्होंने इसको -18 डिग्री सेंटीग्रेड माना। ठीक है, तो अगर आप आयोग की बात करेंगे तो आयोग के हिसाब से मैंने जो है -18 डिग्री सेंटीग्रेड इसको लिखवा दिया, लेकिन आप नॉर्मली अगर बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा, लेकिन आप जब नेट में सर्च करेंगे तो नासा के अकॉर्डिंग इट इज -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, क्या महत्व ग्रीन हाउस गैस का या ग्रीन हाउस इफेक्ट का नेचुरल प्रभाव क्या है, नेचुरल मतलब फायदा क्या है। नेचुरल फायदा यह है कि अगर ये गैस नहीं होंगी, ये वाटर वेपर CO2 नहीं होंगी, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाएगा। ठीक है, विच इज वेरी डेंजरस। ठीक है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, प्राकृतिक हरित ग्रह प्रभाव का महत्व क्या है कि ये हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है। जो CO2 है, वाटर वेपर है, ये हमारे पृथ्वी को, अर्थ को गर्म रखता है। अगर ये नहीं होंगे तो हम लोग ठंड से मर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन गैसेस को ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। इन गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ बोलते हैं, मतलब पृथ्वी का कंबल भी इन्हें कहा जाता है। समझ में आ रही बात, इनको पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सब लोग बता दो भाई, जगजीवन राम, अपूर्व मिश्रा, सबके बात समझ में आ गई। ये छोटी सी टॉपिक जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब आप ये बोलेंगे कि सर ये जो है अगर इतना ही अच्छा है तो इतनी हाय तौबा क्यों मचा रखी है हम लोग ने। अगर ये इतना ही अच्छा है तो इतनी हाय तौबा हम लोग ने क्यों मचा रखी है। इतनी हाई तौबा इसलिए मचा रखी है कि अगर आप अपने अर्थ को देखेंगे ना, अगर हम लोग अपने अर्थ को देखेंगे तो आज की डेट में इसमें आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, अर्थ को ऐसे बांट लो दो तरीके से। एक लिख लो इधर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक इधर लिख लो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, और एक इधर लिख लो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब कि मानव जनित, एक तरफ लिख लो मानव जनित हरित ग्रह प्रभाव, ठीक है, और एक जगह लिख लो प्राकृतिक हरित ग्रह प्रभाव। दो प्रभाव तुम्हारे हो गए, एक हो गया प्राकृतिक और एक हो गया मानव जनित। एक हो गया प्राकृतिक और एक हो गया मानव जनित। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक में, तो प्राकृतिक में आपकी क्या चीजें आती हैं। प्राकृतिक में भैया देखो हमारे वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, ठीक है। वॉल्केनोज से हमारे क्या निकलता है, CO2 निकलता है। वॉल्केनोज से हमारे क्या निकलता है, CO2। ज्वालामुखी से प्राकृतिक रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से हमारे क्या है मौजूद, जल वाष्प मौजूद है। प्राकृतिक रूप से हमारे क्या है, जल वाष्प मौजूद है, मतलब आप कह सकते हैं वाटर वेपर। ठीक, अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एक चीज हो रही है क्या, कि सूर्य की किरणें यहां पर अंदर आ जा रही हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें अंदर आ जा रही हैं, मतलब कि सोलर रेडिएशन यहां पर अंदर आ रहा है हमारा, ठीक, और हमारी पृथ्वी को गर्म कर रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि प्राकृतिक कारणों की वजह से, यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक कारणों की वजह से CO2 और जलवाष्प की मात्रा उतनी अधिक होती नहीं है।
ठीक है, और उतनी अधिक होती नहीं है, तो होता यह है कि यहां से जो अंतरिक्ष में जाने वाली पार्थिव विकिरण है, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पार्थिव विकिरण जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट इज मोर। ठीक है, यहां पर पार्थिव विकिरण से उत्पन्न, यहां पार्थिव विकिरण से उत्पन्न ऊष्मा का ह्रास, ऊष्मा का ह्रास अधिक है। यहां पार्थिव विकिरण से आप अगर देखेंगे तो क्या है, अधिक है, मतलब सारी जो है क्या हो रही हैं, अंतरिक्ष में पहुंच जा रही हैं, स्पेस में पहुंच जा रही हैं। तो पृथ्वी पे केवल और केवल उतनी गर्मी मौजूद है जितनी जरूरत है, मतलब कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेंटेन रहता है। लेकिन मानव जनित ग्रीन हाउस गैस क्या है, मानव जनित ग्रीन हाउस प्रवाह क्या है, प्रभाव क्या है। तो यहां पर आप जानते हैं कि हम लोग यहां फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, यहां पर फैक्ट्रीज होने की वजह से क्या रिलीज हो रहा है, फैक्ट्रीज की वजह से यहां पर CO2, N2O, SF6, ठीक है, PFC मतलब पर फ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरो SF6 हेक्साफ्लोरोकार्बन, HFCs मतलब कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी चीजें क्या हो रही है, रिलीज हो रही हैं। प्लस यहां पर दूसरी चीज क्या हो रही है, जंगलों का यहां पर अभाव हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, निर्वनीकरण हो रहा है, मतलब आप जंगलों को क्या करते हैं, काट दे रहे हैं, अभाव है यहां पर जंगलों का। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहां पर CO2 की जो नेचुरल यहां पर मात्रा है वो तो नेचुरल मात्रा प्रेजेंट ही रहेगी, प्लस यहां पर हो ये रहा है कि वन क्या है, वन बेसिकली आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, वन CO2 को अवशोषित करते हैं बेटा। ठीक है ना, फॉरेस्ट जो है या ट्रीज जो हैं ये क्या कर रहे हैं आपके, इट एब्जॉर्ब्स, फॉरेस्ट और ट्रीज एब्जॉर्ब CO2, ये आपका क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, हमारा जो अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। लेकिन यहां पर जब ये इनका निर्वरीकरण हो रहा है, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर पे जो एब्जॉर्व हो जा रही थी कार्बन डाइऑक्साइड वो घूम रही है आजाद, वो आजाद घूम रही। और अगर आजाद घूमेंगी तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, वो हीट को ज्यादा ट्रैप करेंगी। मतलब यहां पर हो ये रहा है कि हम लोग के फैक्ट्री यूज से, है ना, हम लोग सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, एल्यूमिनियम बना रहे हैं, हम लोग आपकी व्हीकल से धुआं निकाल रहे हैं, हम लोग जंगल को तबाह कर रहे हैं, हम लोग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग जितनी भी कोयले हैं उसको नष्ट कर दे रहे हैं। और उसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, उसकी वजह से इन सब चीजों का मात्रा बढ़ जा रही है। और ये सारी गैसेज जो हैं, ये सारी गैसेज जो हैं, ये सारी गैसेज ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये सारी गैसेस क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस है। और इन गैसेस के कारण, ठीक है, मतलब यहां पर प्लस कर दियो, मैंने ग्रीन हाउस गैस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। जो हरित गृह गैस है इनको मैंने प्लस दिखा के बता दिया है कि ये बढ़ जा रही है, नेचुरल से ज्यादा यहां पर बढ़ जा रही हैं। और इनकी वजह से हीट ट्रैप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, मतलब ऊष्मा अवशोषण क्या हो जाएगा, इनका ज्यादा हो जाएगा। ये जो हमारी पार्थिव विकिरण बेटा निकल रही थी,
जो पार्थिव विकिरण अंतरिक्ष में जा रही थी, ये उन पार्थिव विकिरण को भी अब अंतरिक्ष में जाने नहीं देगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, यहां पर मैं लिख सकता हूं लेस लॉस ऑफ हीट। ठीक है, मतलब कि ऊष्मा का ह्रास कम हो रहा है ना। ऊष्मा ह्रास क्या है यहां पर, कम। तो भैया हीट लॉस अगर कम है, अगर हीट लॉस कम है तो ये सारी हीट कहां पर है, सारी हीट यहां पर ज्यादा है। ठीक है, और इसकी वजह से जो होता क्या है, इसकी वजह से बेटा औसत तापमान, औसत ताप में वृद्धि। मतलब कहने का यह है कि एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इंक्रीजेस, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेस। एवरेज टेम्परेचर क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है मानव जनित कारणों की वजह से। मानव जनित कारणों की वजह से क्या हो रहा है, औसत तापमान में वृद्धि हो जा रही है। और याद रखिएगा, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक ऊष्मन कहते हैं। ठीक है, ये चीज पॉइंट जो है याद कर लीजिएगा, क्या कि द इंक्रीज इन द average temperature of the earth is known as global warming। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो मैंने लेक्चर के पहले में बता दिया था कि जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होने का या ह्रास होने का जो कारण है वही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, क्लाइमेट चेंज। जितनी की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा ये हो रहा है। तो आप कहेंगे सर होने दिए, क्या मतलब है बेटा, अगर ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से हम लोग आज अपनी बाइक्स, कार्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, ठीक है, ये सब जो यूज कर रहे हैं, एसी, ठीक है, डिओड्रेंट्स, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इनके कारण होना क्या है, इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है। पहले इत्र यूज होता था, ये फुसफुस वाला जो है ना, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये फॉग वॉग यूज नहीं होता था। ठीक है, आपका क्या यूज होता था, इत्र यूज होते थे। आज क्या यूज हो रहा है, स्प्रे कैन यूज हो रहे हैं। आज क्या यूज हो रहे हैं, एसी, फ्रिज। ये सारी चीजें क्या करेंगे, ये सारी चीजें हार्मफुल गैसेस निकाल रही हैं। ठीक है, और ये हार्मफुल गैसेस हमारे पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा रही हैं। और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो इस आपकी सेंचुरी के एंड में, मतलब कि बाय 2100 ईयर्स आपका औसत तापमान जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। और 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने का मतलब यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जितना भी आइलैंड कंट्रीज हैं या जितना भी कोस्टल रीजन्स हैं, निम्न क्षेत्र हैं समुद्र के पास, वो सभी डूब जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि हमारा इकोलॉजी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, कोस्टल पोर्शंस जहां पे स्वैम्प होते हैं, मार्शेस होते हैं, मतलब दलदली भूमि, ठीक है, और हमारे जो इकोटोन वाले क्षेत्र होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं एस्चुरीज आते हैं, डेल्टाज आते हैं, सब डूब जाएंगे। ठीक है, फिर नए डेल्टा एस्चुरीज फॉर्म होंगे, वो अलग चीज है। तो इकोलॉजी को बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक, तो ये एक तरीके से मानव, आप कह सकते हैं ये मानव जाति पर एक प्रकार का संकट है। भाई जब मछलियां नहीं बचेंगी, फूड नहीं बचेगा, जानवर नहीं बचेंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तुम खाओगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, तुम भी एक्सटिंक्ट हो जाओगे, तुम भी मर जाओगे। ठीक है, क्योंकि जब ये जीव जंतु मरेंगे तो इनसे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा,
ये चीज़ याद रखिएगा, जब ये जीव जंतु पेड़ पौधे मरेंगे तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी चीज़ें निकलेंगी और ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं और ये और गर्मी बढ़ाएंगी और ये और गर्मी, ये मतलब चेन चलती रहेगी एक तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको ग्लोबल वार्मिंग इतनी जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से मुझको बता दो, चीज़ें समझ में आ रही हैं सबकी, नहीं समझ में आ रही हैं? चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए सब लोग। ठीक है, पूर्व मिश्रा को समझ में आ गई चीज़ भाई, और बताइए सब लोग, बता दो। प्राची गुप्ता को आ गई। ठीक है, अब बात यह आती है कि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, ग्लोबल वार्मिंग या जो हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसको हम कैसे पता कर लें कि भाई पहले गर्मी नहीं थी अब गर्मी ज़्यादा हो रही है, ये हम कैसे पता कर लें? क्योंकि हम आज तो है नहीं, हम आज से बोले कि 1000 साल पहले कम गर्मी थी या 2000 साल पहले कम गर्मी थी, ये हमको कैसे पता चलता है? तो जो क्लाइमेट चेंज है, इनको पता करने के दो प्रमुख आपके जो स्रोत हैं, उनमें से एक है क्रायोस्फेयर, ठीक है, क्रायोस्फेयर, ड्रिलिंग ऑफ क्रायोस्फेयर। इसको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो, ठीक है। या रिंग्स ऑफ ट्री, जो पेड़ में आपके छल्ले होते हैं उससे पता चलता है। ये दो चीज़ें हैं जिनसे हमको पास्ट क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में पता चलता है, प्लस ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। प्लेट टेक्टोनिक से भी जो मतलब ड्रिफ्ट हुए कॉन्टिनेंट, उससे भी पता चलता है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये कैसे पता चलता है, क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक वाला तो यार हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है कि इससे कैसे पता चलता है। लेकिन इन दो से क्या होता है कि क्रायोस्फेयर क्या होता है? पहली चीज़ तो कई लोग समझ रहे होंगे सर ये क्रायोस्फेयर है क्या? तो क्रायोस्फेयर भूमि का वह भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। ये भूमि का वह भाग है जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है, ठीक। ज़्यादातर पोलर रीजन्स, ज़्यादातर हमारे ध्रुवीय क्षेत्र या बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां पे बर्फ हमेशा रहती है, इतना ठंडा रहता है कि वहां बर्फ की चादर हमेशा बनी रहती है। अच्छा, इसमें हमें पता क्या चलता है? जैसे सपोज ये बर्फ की चादर है, हमारी पूरी बर्फ की चादर है, इसमें हम लोग ड्रिल करते हैं, ड्रिल मतलब खोदते हैं, और खोद के इस प्रकार से एक आइस का ब्लॉक निकाल लेते हैं। इस आइस का एक क्या करते हैं हम लोग, खोद के एक आइस की डंडी, छड़ी, पूरी बड़ी लंबी छड़ी निकल आती है। इस छड़ी से हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि ये जो बर्फ की चादर बनी है ना, बर्फ की चादर, ये आप ये ना समझिएगा जो आज आपको ऊपर बर्फ की चादर नजर आ रही है, ये बर्फ की चादर इतनी ही मोटी थी। ये बर्फ की चादर पृथ्वी पे धीरे धीरे करके बनी है, ठीक है, पृथ्वी पे धीरे धीरे करके बनी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इसी प्रकार हुआ है। हम लोग ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझेंगे, और इससे हमें पता चलता है, जब हम इन छड़ी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इस वाले भाग से, छड़ी के इस वाले भाग से पता चलता है छड़ी के कि उस समय मतलब कितने सालों पहले था। ये हम लोग के पास बहुत सारे रेडियो एक्टिव डेटिंग है, कार्बन डेटिंग है, उनसे हमें पता जाता है कि ये कितना पुराना है छड़ी का भाग, नीचे वाला भाग। और यहाँ पर मौजूद एरोसॉल मतलब कि कार्बन के पार्टिकल, सल्फर के पार्टिकल, पोटेशियम के पार्टिकल, दुनिया भर के डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद होंगे इस वाले भाग पे, ठीक है। क्योंकि जब बर्फ की चादर बन रही होगी तो उस समय हमारे वायुमंडल में धूल कण होगा, वो भी चिपक गया होगा बर्फ में, फिर उसके ऊपर बर्फ आई होगी और फिर हमारे ऊपर उसके ऊपर चीज़ें बनी होंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग खंड में इस बर्फ के खंड में, ये बर्फ का खंड है, इसमें अलग अलग हमें चीज़ें मिलेंगी, और उन चीज़ों के आधार पे, उन केमिकल्स के आधार पे हमें यह पता चल जाएगा कि उस समय हमारा वायुमंडल कैसा था, हमारा उस समय कैसा एटमॉस्फेयर हुआ करता था। अगर क्या उस समय हमें काले काले छोटे छोटे ब्लैक कार्बन्स मिल रहे हैं, हाँ या ना? नहीं मिल रहे हैं तो मौसम बड़ा साफ हुआ करता होगा, गर्मी कम पड़ती होगी। क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मिल रही है? अगर हाँ, क्योंकि जो बर्फ़ होती है, जो आइस होती है, वाटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, क्या वहाँ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है? अगर हाँ तो बहुत गर्म हुआ होगा, नहीं तो बहुत ठंडा रहा करता होगा। तो इस तरीके से हमें क्रायोस्फेयर की ड्रिलिंग से, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, क्रायोस्फेयर की ड्रिलिंग से हमको पता चलता है कि कैसा हमारा पास्ट क्लाइमेट रहा होगा, कैसा हमारा उस समय पहले, ठीक है, आपकी जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो कैसी रही होगी, हमें पता चलता है। इसी प्रकार के अगर आप पेड़ के बारे में बात करें, पेड़ के बारे में, तो पेड़ पे आप लोगों ने देखा होगा
कि अगर आप पेड़ को काटते हैं तो पेड़ पे इस प्रकार के आपको अलग अलग छल्ले नजर आते हैं, ठीक है, ये रिंग्स नजर आती हैं। ये एक जो आपकी जो ये एक रिंग होती है ना, ये तो मैंने बहुत बड़ी बनाई है, बहुत छोटी छोटी होती है, एक काला और एक सफेद भाग, ठीक है, एक काला और एक सफेद भाग, ये दो भाग, ठीक है। ये जब पीडीएफ भेजोगे तो उसमें बहुत क्लियर दिख जाएगा। ये काला और सफेद भाग ये एक साल को रिप्रेजेंट करता है, ये एक साल को बताता है। एक काला रिंग और एक सफेद रिंग, ये एक साल के किसको बताता है, ये एक साल के ईयर को बताता है। और ये रिंग्स धीरे धीरे डेवलप होती है पेड़ में। पेड़ का जैसे जैसे ग्रोथ होता है, पेड़ जैसे जैसे विकसित होता है, वैसे वैसे ये आपकी रिंग्स बनती चली जाती हैं। मतलब ये रिंग्स तुरंत ही नहीं बन गई। जब पेड़ बन रहा है, जब पेड़ छोटा है, पेड़ इस प्रकार से पतला सा है, पेड़ इस प्रकार से पतला सा है, छोटा है, ठीक है, तो यहां पर अलग रिंग बनी होंगी। फिर इस प्रकार से पेड़ बड़ा होगा और चौड़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो नई रिंग्स बनेंगी। और पेड़ बड़ा होगा तो और चौड़ा होगा, और पेड़ बड़ा होगा तो और चौड़ा होगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता जाएगा, पेड़ आपका बूढ़ा होता जाएगा, वैसे वैसे फैलता जाएगा और ऊंचा होता जाएगा, और इसमें नई नई रिंग्स बनेंगी। और इन रिंग्स में जब ये जैसे जैसे बन रहा है, जैसे आज अगर ये पेड़ है तो इसकी बाहरी सतह पे हमारे बहुत सारे रासायनिक चीजें हमें मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे ही पेड़ के अंदर वाले भाग में अलग अलग रासायनिक चीजें मिलेंगी, और हम कैलकुलेट कर लेंगे एक एक रिंग को देखते हुए कि कितने साल पुराना पेड़ है, और उसी से हमें अंदाजा लग जाएगा कि उस समय जलवायु कैसी हुआ करती थी, उसी से हमें अंदाजा लग जाएगा जलवायु कैसी। और आप जानते हैं कि अलग अलग देशों में बहुत पुराने पुराने पेड़ भी हैं, 500-600 साल पुराने पेड़ भी हैं, और प्लस कई सारे पेड़ों के जीवाश्म भी मिलते हैं, ठीक है। और उन जीवाश्म में भी हम इन तरीके के छल्ले मिलते हैं। जैसे आपको 1000 साल पुराने पेड़ का जीवाश्म मिला, और वो पुराना पेड़ जो है 500 साल पुराना था, मतलब 1500 साल पुरानी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से ये पता चल जाता है कि हमारा जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स होती हैं, ये बेसिक कुछ टेक्निक्स हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये कुछ मोटी मोटी आपकी टेक्निक्स हैं जो यूज़ करते हैं लोग पता करने के लिए कि किस प्रकार का हमारा क्लाइमेट था। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? इतनी बात अगर सबको समझ में आएगी तो आगे बढ़ूंगा मैं। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? समझ में आ रही है आपको ये सारी चीजें? ठीक है, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि बेसिकली हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग अब बात करते हैं कि व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अब बात कर लेते हैं कि कितनी प्रकार की हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये तो आपने देख लिया कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं। चलिए लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस हमारी। अब ये आप डाल लीजिए सेकंड टॉपिक का नाम, और ये है आपके ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहले एक हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, कि ये ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ कहाँ से निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ। ये चलिए एक काम करते हैं, एक साथ हम लोग लेते हुए चलते हैं सारी चीज़ों को, एक साथ लेते हुए हम लोग चलते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन ग्रीन हाउस गैस जो है उसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट गैस जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे प्रमुख गैस आपकी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस ये आपकी कौन सी है? तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अगर मैं एक कंट्रीब्यूशन देखूं कि कितनी ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि लगभग 76% कंट्रीब्यूशन है CO2 का। कितना? लगभग 76% कंट्रीब्यूशन है CO2 का, ठीक है। अब CO2 सबसे पहली चीज की कैसे हमको मिलता है, या CO2 की मात्रा कैसे बढ़ जाती है, तो आपको जाना, मैंने बताया सबसे पहली चीज कि बर्निंग ऑफ
फॉसिल फ्यूल। ठीक है, सबसे पहला जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोयले को जलाने से कोल बर्निंग की वजह से हो रहा है, कोयला दहन से बेसिकली हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ये कहां से आ रहा है, तो दूसरा आ रहा है, ये आपका इसका स्रोत हो जाएगा, सोर्सेस। ठीक है, तो दूसरा है आपका डिफॉरेस्टेशन, अभी मैंने आपको बताया, निर्वनीकरण। ठीक है, आपको मैंने बताया फॉरेस्ट काट देंगे तो जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जंगल या पेड़ एब्जॉर्व करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक इसका सोर्स है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर हमारे हीट बजट को अगर कोई बढ़ा रहा है, हमारे ऊष्मा बजट को मतलब ऊष्मा को बढ़ा रहा है, तो लार्जली सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है, तो आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, ये याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एट द surface of the earth, surface of the earth as the density of CO2 is higher than that of air। ठीक है, क्योंकि ये आप क्या लिखते हैं, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए कि CO2 की सांद्रता पृथ्वी के सतह के निकट अधिक होती है, क्योंकि इसका घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है। क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा होती है एयर की, इसलिए क्या होती, भारी होती है, और भारी होने की वजह से क्या होती, सरफेस के नीचे सरफेस के पास आ जाएगी। एयर से भारी, एयर से हल्की होती तो ऊपर उड़ जाती है एयर के, लेकिन एयर से भारी होती है जिसकी वजह से क्या होगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी, और नीचे की तरफ बैठेगी तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे सर के काफ़ी करीब होगी, मतलब हमारे सतह के काफ़ी करीब होगी, हमारे घर के काफ़ी ऊपर मौजूद होगी, और हमारी पृथ्वी की जो गर्म हीट निकल रही होगी, मतलब आप कह सकते हैं 50 से 100 मीटर के बीच में ये बहुत ज़्यादा घनत्व इसका होगा। ठीक है, या ऐसे मान लो कि 50 मीटर से लेके आपका 500 मीटर तक इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा, और जो हमारी पृथ्वी की हीट नीचे से निकल रही है उसको ट्रैप कर लेगी, और हम लोग एकदम प्रेशर कुकर की तरह हो जाएंगे। वीनस में, जिसको आप शुक्र ग्रह बोलते हैं, वहां पर CO2 की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है। और CO2 की मात्रा अधिक होने की वजह से होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें आ रही होती हैं उनको आने तो देता है वीनस ग्रह में, लेकिन जब वो वीनस ग्रह गर्म हो जाता है, वहां से जो हीट निकलती है उसको जाने नहीं देता, ये ट्रैप कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग पूछते हैं सौरमंडल का प्रेशर कुकर किसे बोलते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज द प्रेशर कुकर ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज वीनस। क्यों, बुध ग्रह क्यों, ये लिख सकते हो, बुध ग्रह इसलिए कहलाता है क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जाने नहीं देता है।
ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या कर रहा है, ये उसको जाने नहीं दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है आपके सबके, समझ में आ रही है? ठीक है, बताओ, इतनी बात सबके समझ में आ रही है? अब यहां पर एक चीज समझो, इसको भाई हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेना है ना, इंग्लिश में लिख लेना। इसके अनुसार 2019 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता रही है, कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी रही है, 415 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 415 पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसको बोलते हैं 415 पीपीएम। ठीक, 2019 में। और इसी के अकॉर्डिंग 2021 में ये बढ़कर 419 पीपीएम हो गई है। ये 419 पीपीएम हो गई, मतलब कि इसकी सांद्रता बढ़ रही है। पार्ट्स पर मिलियन में मतलब कि एयर के मिलियन पार्ट्स में 419 पार्ट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख पार्टिकल्स जो एयर में मौजूद हैं एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया में, उसमें 419 पार्ट्स किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा है। आपको याद होगा, अगर आप लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी थोड़ा सा, तो आपको मालूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में परसेंटेज कितना होता है, 0.032%। कितना होता है, 0.032% होता है। ठीक है, और इससे आपको एक चीज़ ये मालूम पड़ जाएगी, इससे आपको एक चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि इतनी मात्रा ही हमारे पृथ्वी को गर्म करने के लिए सफिशिएंट थी। लेकिन ये मात्रा बढ़ती जा रही है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जिसके कारण क्या बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपके? आप याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ साथ एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 to 100 टाइम्स मोर, आप मतलब 40 से लेके 100 गुना ज्यादा मोर, या ऐसे लिख लो, सॉरी ऐसे लिख लो इसको, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय एंथ्रोपोजेनिक activities is 40 to 100 times more than that of volcanic emission। ठीक है, यहां पे कहने का मतलब यह है कि मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड 40 से 100 गुना, या ऐसे लिख लो, मानव द्वारा उत्सर्जित CO2 ज्वालामुखी में उत्सर्जित CO2 से 40 से 100 गुना अधिक होता है।
ठीक है, जो बात मैंने आपको समझानी चाहिए वो ये है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज से जो CO2 एमिट हो रहा है विच दैट इज 40 to 100 टाइम्स मोर देन द CO2 एमिटेड बाय वॉल्केनिक एमिशन। ज्वालामुखी से उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे 40 से 100 गुना अधिक हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया जा रहा है। मतलब नेचुरल सोर्सेज में अगर तुम देखोगे तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लेकिन हमारे द्वारा कितना हो रहा है आप देख सकते हैं, कितना 40 से 100 गुना अधिक हो रहा है। अब ये बात आती है आपके आती है कि हमारे पृथ्वी पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, हमारे पृथ्वी पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, तो आप आंसर लिखिएगा, ऐसे लिख लो, ये क्वेश्चन आप लोग को मालूम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन आर अर्थ। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में तो 0.03 है, लेकिन हमारी पृथ्वी पे कितनी है, पूरी पृथ्वी पे, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अलावा पृथ्वी पे भी, हमारे पृथ्वी के नीचे भी। ठीक है, तो इसको दो पार्ट से समझ लो, पृथ्वी पर मौजूद CO2। ठीक है, कितनी है पृथ्वी पे मौजूद CO2? तो पृथ्वी पे मौजूद जो CO2 है, पहले लिखो पृथ्वी के नीचे CO2 बिलो अर्थ सरफेस। मतलब कि सतह जो है, सतह आप और हम जहां रहते हैं उसकी सतह के नीचे, या समुद्र की जो नितल है जहां देखो भाई, सतह का मतलब समझते हो ना, सतह ये होता है। ठीक है, अब सतह के नीचे अगर हम बोल रहे हैं तो ये है जहां पर हम लोग रह रहे हैं घर बना के। ठीक है, और एक समुद्र के नीचे सतह है ना, इस सतह के नीचे सभी चीजें, इस सतह के नीचे सभी चीजें, इस सतह के नीचे क्या है, सभी चीजें हैं आपकी। ठीक, तो अगर हम CO2 की बात करें जो पृथ्वी की सतह के नीचे है, समुद्र की सतह के नीचे है, तो वो है आपका 1.84 बिलियन गीगाटन। कितनी है बेटा? 1.84 बिलियन गीगाटन एस्टिमेटेड है। ठीक है, ये यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है उसकी ये खोज है, उसने बताया 1.84 बिलियन गीगाटन हमारे पृथ्वी के नीचे है, सतह के नीचे है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में है, और इसमें याद रखिएगा 314 मिलियन गीगाटन। ठीक है, इसका जो 314 मिलियन गीगाटन आपका है जो है, ठीक है, वो पृथ्वी के लिथोस्फीयर में है। मतलब कि सतह से 100 किलोमीटर की गहराई क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? स्थल। तो हमारे स्थल मंडल में कितना है? हमारे स्थल मंडल में है 314 मिलियन गीगाटन। ठीक, स्थल मंडल इज व्हाट? 100 किलोमीटर डेप्थ लिए होता है। ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे स्थल मंडल क्या होता है। ठीक है, क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे है स्थेनोस्फेयर का ऊपरी भाग, या मेंटली का सबसे ऊपरी भाग, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठोस भाग, सबसे ठोस भाग जो ठोस अवस्था में, उसके नीचे तो आपका मैग्मा फॉर्मेशन हो जाता है। ठोस अवस्था में अगर देखोगे तुम तो कितना है? 314 मिलियन गीगाटन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिथोस्फेयर में। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी के सतह के ऊपर की, अगर हम पृथ्वी के सतह के ऊपर की बात करें तो आपको बता दूं मैं 43,500 गीगाटन पृथ्वी की सतह के ऊपर है, अबव अर्थ सरफेस।
पृथ्वी की सतह के ऊपर कितना है, 43,500 गीगा टन है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 3,000 या सॉरी लिख लो 37,000 गीगा टन जो है वो डीप ओशियन में है, मतलब गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र, जब हम बोलते हैं गहरे समुद्र, मतलब लगभग समुद्र की सतह से 6 किलोमीटर गहरा। ठीक है, उसके अलावा 3,000 गीगा टन तो जो सागरीय अवसाद होते हैं, मतलब समुद्री लहरों द्वारा उखाड़े गए अवसाद या ज्वालामुखी जो समुद्र के नीचे निकलती हैं उनके अवसाद, जिसको हम बोलते हैं सागरीय अवसाद। तो सागरीय अवसाद में कितना है लगभग आपका, आप कह सकते हैं 3,000 गीगा टन है, मतलब कह सकते हो 85% अप्रोक्सीमेटली यहां पर है। ठीक है, कहां पे, डीप ओशन, मतलब गहरे समुद्र में सबसे ज्यादा भाग है आपका। ठीक है, आप कहेंगे सर हमारे पृथ्वी के सतह टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब हमारे पेड़ पौधे जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलें टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर, ठीक है, अगर हम बोलें पार्थिव जैव मंडल, मतलब हमारे भूमि के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, झीलें हैं, ठीक है, उनमें अगर हम बात करें तो 2,000 गीगा टन है। कितना है बेटा, लिख लो, 2,000 गीगा टन है, 2,000 गीगा टन। ठीक, इसके बाद अगर हम बोले सरफेस ओशियन में, मतलब कि या ओशियन सरफेस में, ओशियन सरफेस में मतलब कि समुद्र की सतह में, समुद्र सतह में, तो यहां पर कितना है, 900 गीगा टन। 900 गीगा टन बहुत ज्यादा नहीं, कितना है, 900 गीगा टन है। ठीक, और हमारे वायुमंडल में 590 गीगा टन है, 590 गीगा टन है। ठीक है, 590 गीगा टन है। अब ये ना बोलना सर एग्जैक्ट आपका कितना आ रहा है इसका, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये कितना है, 500 गीगा टन है। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज हाउ मच, 43,500 गीगा टन। और पृथ्वी के नीचे कितना है, 8.4 बिलियन गीगा टन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी इतनी, बताओ कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये हमारे पृथ्वी पे क्या है, लिख लो इसको, ये हमारी पृथ्वी पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, पृथ्वी मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब आता है दूसरा हमारा ग्लोबल वार्मिंग गैस, एक और जिसको बोलते हैं आप ओजोन। O3। तो आप बोलेंगे सर ये O3 जो है, ये O3 तो अच्छी चीज है हमारे लिए, ये तो अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। ठीक है, तो आप तो कहेंगे सर ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, और ये तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, आ जाएं तो हम लोग को स्किन डिजीज होगी, स्किन कैंसर होगा, स्किन टीबी होगी। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूवी प्रोटेक्शन क्रीम आती है, सनस्क्रीन आती है। आप जब सूर्य में निकल के, मतलब आप सनलाइट में निकलते हो, तो जो हीरोइन वोइन एक्ट्रेस होती हैं, लड़कियां ज़्यादातर, वो अपने सनस्क्रीन लगा के निकलती हैं, है ना। यूवी रेज प्रोटेक्शन लिखा रहता है, यूवी रेज मतलब स्किन के लिए खतरनाक होती है, इससे सिंपल सा समझ सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना सबके। अब ये बात आप हमसे पूछेंगे, आप कहेंगे सर कि ओजोन जो है, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है क्या, तो यस, ओजोन
is an important greenhouse gas. But is in a very small proportion, but is in a very small proportion in the tropospheric atmosphere. ठीक है, तो यहां मैंने लिखा बेटा कि ओजोन एक महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान समझना, ओजोन के बारे में कई लोगों को नहीं मालूम, ओजोन भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, परंतु क्षोभ मंडलीय वायुमंडल में बहुत कम अनुपात में पाई जाती है। तो आप कहेंगे सर हमको तो ये मालूम नहीं था कि ओजोन जो है हमारे क्षोभमंडल में भी पहुंच जाती है, ये तो हमको मालूम नहीं था कि ओजोन हमारे यहाँ क्षोभमंडल में मिलती है। तो एक्चुअली क्षोभमंडल में ये डायरेक्टली नहीं पहुंचती है, क्षोभमंडल में ये चीज याद रखिएगा कि ये डायरेक्टली नहीं पहुंचती है। आपको मैं बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं एक 2019 का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हमारे वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड जिनको NO बोलते हैं, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बेसिकली तेल और गैस के उत्सर्जन से निकलता है, गैस के उत्सर्जन से। इंग्लिश में लिख लें पहले, फिर हिंदी में लिखेंगे। ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन से निकलता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत खतरनाक होता है, VOC जिसको हम बोलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक ऑक्साइड कन्वर्ट्स O2 into tropospheric ozone in the presence of sunlight, ठीक है। मतलब सूर्य प्रकाश में CO2 CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC जो कि तेल एवं गैस के उत्सर्जन से प्राप्त होता है। VOC किसके उत्सर्जन प्राप्त होता है? तेल एवं गैस उत्सर्जन से। VOC पे हम लोग पॉल्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सूर्य प्रकाश CO NO VOC, सूर्य के प्रकाश में यह O2 को, ऑक्सीजन को क्षोभ मंडलीय ओजोन में परिवर्तित कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, इसको परिवर्तित कर देते हैं किसमें, O3 में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आप अगर देखें तो O3 हमारे ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, मतलब नेचुरल प्रोसेस से O3 हमारे ट्रोपोस्फेयर में नहीं है। कैसे है, अगर आप बायोमास को जला दें, ठीक है, मतलब पेड़ पेड़ वेड़ जला दें, या जो आप क्या कहते हैं वेहिकुलर पॉल्यूशन होता है, उन सबसे CO NO VOC जो ये निकलती हैं, एक्सट्रैक्शन होता है तेल को गैस को जलाने से, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन करते हैं और सूर्य के प्रकाश के रिएक्शन में क्या होता है, ये CO2 जो CO है, ये CO किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये CO कन्वर्ट कर देता है O2 को क्षोभ मंडलीय ओजोन में, ट्रोपोस्फेयर में मिल जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर पे तो होता ही है, ऊपर समताप मंडल पे तो होता ही है, तो मैंने आपको बता दिया था। कहां हो जा रहा है, ये क्षोभ मंडल में हो जा रहा है। और जो क्षोभ मंडल में हो जा रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है, जो एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज, ये कहां करता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में करता है ना, इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये समताप मंडल में बेटा, समताप मंडल में यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर ये क्षोभ मंडल में आ गया तो ग्रीन हाउस गैस बन जाता है। इसीलिए हम लोग ओजोन को दो कैटेगरी में करते हैं, एक बोलते हैं गुड ओजोन, एक बोलते हैं बैड ओजोन। गुड ओजोन वो ओजोन जो कि समताप मंडल में है, बैड ओजोन वो ओजोन जो कि क्षोभ मंडल में है। ठीक है। अच्छा, इस पे एक प्रश्न 2019 में आया था और बच्चे गलत करके बहुत आ गए थे। क्या आया था, कहा था कि क्वेश्चन था कंसिडर दी फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करिए, निम्नलिखित पर विचार करिए। ऑप्शन में था कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO, सल्फर, ओजोन, और चौथा आपका जो था वो था मीथेन। ठीक है। और क्वेश्चन ये था इस प्रकार से, और पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ देम, विच ऑफ द अबव इज रिलीज्ड into the atmosphere by burning biomass crop। ठीक है। क्वेश्चन था निम्नलिखित पर विचार करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ओजोन और मीथेन, ठीक है। और दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा जैव द्रव्य फसल जलाने पर वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि ओजोन जो है, ओजोन तो रिलीज ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ओजोन जो है, याद रखिएगा, ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मतलब ये ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, द्वितीयक प्रदूषक है ये। ठीक है। क्योंकि इसका निर्माण कैसे हो रहा है, अभी हमने देखा इसका निर्माण कैसे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं ओजोन में। लेकिन ओजोन है तो प्रदूषक, ठीक है। और रिलीज एक तरीके से देखा जाए तो हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन सेकेंडरी तो हो ही रहा है। और ऑप्शन में यहां पर जो दिया उन्होंने ना, ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया, ऑप्शन में दिया उन्होंने 1 and 4, 1, 2,
3, 1, 3, 4 और कुछ ऐसा ऑप्शन था 1, 2, 3, 4। मतलब ओजोन को कहीं भी उन्होंने लेफ्ट नहीं करा, ओजोन हर ऑप्शन में लगभग था। और 1 और 4 में ओजोन जब नहीं था तो तुम्हारा सल्फर भी नहीं था। तो इसलिए हुआ क्या कि ऑप्शन क्या सही होगा आपका, डी होगा। मतलब चारों जो हैं, चारों कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ओजोन और मीथेन जो है, ये क्या है, ये आपके बायोमास को जलाने में और आपकी फसल को जलाने में बेटा उत्सर्जित होते हैं। हालांकि ओजोन जो है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन हाँ जब बायोमास आप जलाते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, VOC निकलता है और उससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन को किसमें, ओजोन में। ठीक है, इस हिसाब से 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी का। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ट हो तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई, बताओ। अगर इतनी बात सबके समझ में आ गई तो आप बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर, ये रहा आज का लेक्चर। कल हम लोग इसी कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग इसी कंटिन्यू करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा चैप्टर है, हो सकता है कल और परसों आपका ये चैप्टर खींचे। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करिएगा, सही से पढ़िएगा, और हम लोग जब ये चैप्टर कर लेंगे तो मैं आपको कुछ 1-2 सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं इसी के आगे चैप्टर से। थैंक यू।